नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्ण विचार जो है 3 भागों में हम इस पूरे वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, पूरी वर्णमाला को समझेंगे और स्वर, व्यंजन और वह इनके जो इसके पूर्ण भेद हैं, इनका जो इनके उपभेदों को अच्छे से समझेंगे और उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण है, इन सभी को हम जो है 3 भागों में पढ़ेंगे। तो आज हम भाग 1 का अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 क्या है? विषय है हमारा वर्ण विचार, जिसमें वर्ण विचार को समझने के लिए सबसे पहले हमें जो है ध्वनि को समझना होगा। ध्वनि क्या है? ध्वनि का सामान्य अर्थ होता है आवाज। ठीक है। अब वो आवाज क्या है? जैसे चिड़िया के चहकने की ध्वनि। अब जब चिड़िया चहकती है तो उसकी चहकने की जो हमें आवाज़ सुनाई देती है उसे ध्वनि कहते हैं। इसी तरह से साइकिल की घंटी जब बजती है तो हमें टिंग टिंग इस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की आवाज़ है, यानी ध्वनि है। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, इसके अतिरिक्त तो और भी ध्वनियाँ होती हैं, जैसे घड़ी की सुई जब घूमती है तो टिक टिक की आवाज़ आती है। कुत्ता जब भौंकता है तो भौंकने की आवाज़ आती है। गाय रम्भाने की आवाज़ आती है। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ आवाज़, कोई बर्तन हमारा गिरता है तब भी हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो ये सब, ये जो है, जो भी है, ये एक प्रकार की ध्वनि होती है। ठीक है। ये ध्वनि है, व्याकरण में इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि जब हम, अब आपको पता है, भाषा जब हम पढ़ेंगे तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। तो मौखिक भाषा में ध्वनि का प्रयोग होता है और लिखित भाषा में वर्ण का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनता है कि मौखिक भाषा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और लिखित भाषा के लिए वर्ण का प्रयोग करते हैं। होता एक ही है। ठीक है। आगे भी देखते हैं। अब वर्ण क्या है? जैसे राम अयोध्या के राजा थे। इस वाक्य में जो राम है वो 4 ध्वनियों से, यानी वर्णों से मिला करके बना है। अब वो क्या है? रौ में आ मिला करके बनता है रा। ठीक है। मौ में अ मिला करके बनता है मौ। यानी कि कुल 4 वर्णों से जो है एक शब्द बन रहा है राम। ठीक है। इसी तरह से अयोध्या में जो है अ, य में ओ की मात्रा, यानी यो। ध आधा है, इसके बाद कोई स्वर है नहीं तो ये आधा होगा, क्योंकि व्यंजन जो है बिना स्वरों की सहायता से नहीं उच्चारण किए जा सकते। तो आधा कहलाएगा, आधा होगा। और यौ में जो है आ की मात्रा, तो या। तो इन जो है 6 वर्णों को मिला करके एक शब्द बन रहा है अयोध्या। आगे बढ़ते हैं, वर्ण की परिभाषा समझते हैं कि वर्ण क्या है। तो वर्ण और वर्णमाला को समझते हैं। इसमें वर्ण की परिभाषा है कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है। क्या है? कि वह सबसे छोटी ध्वनि जिसकी और टुकड़े नहीं, जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्णमाला, वर्ण कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जिस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। आगे है वर्णमाला। किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा में आपको पता है, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो ABCDEFGH क्रम से लिखे गए हैं। ए के बाद हम सीधे M नहीं बोलते, N नहीं बोलते, O नहीं, हम जो है सीधे Z नहीं बोलते, उसको क्रम से लिखा गया है। इसी प्रकार से हिंदी में भी जो है क्रमबद्ध समूह है वर्णमाला, अ से लेकर के ज्ञ तक क्रम से लगा रखा है वर्ण को। ठीक है। जो कि हमें याद भी होनी चाहिए। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल क्या है? 52 वर्ण हैं। अब वो 52 वर्ण कौन कौन से हैं समझते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे जो 52 वर्ण हैं, जिसमें है पहला 11 स्वर। हमारे स्वर जो हैं वो 11 होते हैं, और वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अयोगवाह। जो अंग अह होता है, ये स्वरों में ना तो हम इसका उच्चारण स्वर में कर सकते हैं, ना ही व्यंजन में कर सकते हैं। इसको दोनों की सहायता से दोनों की सहायता से उसका उच्चारण होता है। इसको जो है इसलिए अयोगवाह कहते हैं। ठीक है। इनको विस्तृत तौर पर हम आगे, जब हम अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा जिसमें व्यंजन को हम विस्तृत तरीके से समझेंगे, वहाँ पे इस अयोगवाह को पूर्ण रूप से मैं आपको समझाऊंगा कि अनुनासिक और अनुस्वार क्या होता है। ठीक है। विसर्ग क्या है, ये अयोगवाह के अंतर्गत ही आते हैं। आगे है व्यंजन। व्यंजन में जो हमने
25 स्पर्श व्यंजन हैं वो, और 2 जो है आगत ध्वनियां हैं, इनको देखते हैं। जिसमें क वर्ग जो है क ख ग घ घ 5 हो गए, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। ट वर्ग में जो ड ढ है, ड और ढ जो ध्वनि है बीच में, इसके द्विगुण व्यंजन भी है, यानी कि ये आगत ध्वनि भी है। जैसे ड को ड़ भी बोलते हैं और ढ को ढ भी बोलते हैं, ढ। जैसे जैसे कि डमरू, ड, डमरू। ठीक है। अब लड़की, लड़ ड़, लड़की, है ना, जो बीच में ड़ आ रहा है, ड़, उसका उच्चारण करते हुए ड़, जीभ जो है बिल्कुल बिल्कुल आगे से जो मूर्धन्य स्थान को छू करके एकदम से आगे की ओर आ रही है, ड़। ठीक है। आगे इसकी जब हम उच्चारण के आधार पर समझेंगे तब इसका अच्छे से अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी 25 स्पर्श व्यंजन, 1 2 जो है द्विगुण व्यंजन हो गए। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य र ल व। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व। इसी तरह से ऊष्म व्यंजन होते हैं जो श श स ह। ठीक है। 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ये जो कुल हो गए हमारे 33 व्यंजन हो गए और 2 द्विगुण व्यंजन हो गए। ठीक है। 25 स्पर्श, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म यानी 33, 2 द्विगुण हो गए 35। ये हमारे 35 व्यंजन हो गए। ठीक है। और 4 हमारे जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। यहाँ पे र लिखा है, ये त्र यहाँ पे होना चाहिए। तो ये यहाँ पे थोड़ा अशुद्धि हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है। ये 4 संयुक्त व्यंजन और 35 व्यंजन, यानी कि कुल 39। 39 तो अयोगवान 41, और 41 और 11 हमारे 52 वर्ण जो हैं होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ण के भेद, यानी कि जितने भी हमारे वर्ण हैं, स्वर व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सबको मिलाकर के हमारे 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो आज मैंने जैसे कि आपको बताया, आज हम स्वर वर्ण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। स्वर क्या है? तो स्वर की परिभाषा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख में बिना रुके बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे मुख से जो हवा आती है, जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है, वो बिल्कुल बिना बाधा के निर्बाध रूप से जो है वो हमारे मुख से बाहर निकलती है, उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता, वो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो बिना अवरोध के बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। यानी कि जो स्वरों का उच्चारण है, इसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो इसमें किसी स्वर के उच्चारण में दूसरे स्वर की आवश्यकता भी नहीं होती, और ना ही किसी व्यंजन की आवश्यकता होती है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है। हिंदी में 11 स्वर हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको। अ आ, ई उ ऊ, री, ए आई, ओ औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। आगे स्वर के भेद। स्वर के जो हमारे हैं 3 भेद हैं, जिसमें हर्ष स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। हर्ष स्वर है, ठीक है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें जो हमारा पहला भेद है वो है हमारा हर्ष स्वर। तो हर्ष स्वर है वो है जिसमें क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है। क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, सबसे ज्यादा कम, जो सबसे कम समय जिनमें लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है। ह्रस्व बोलते हैं इसको, ह्रस्व। ह्रस्व स्वर जो है हमारे कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर हमारे 4 हैं, अ ई उ री। ये हमारे 4 ह्रस्व स्वर है। ठीक है। आगे है दीर्घ स्वर, यानी कि इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। जितना समय ह्रस्व स्वर को बोलने में लगता है, उसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर को बोलने में लगता है। तो दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। तो जैसे अ है, जितना समय अ बोलने में लग रहा है उसका 2 गुना समय आ बोलने में लगता है। ई, उ, ऊ, लग रहा है ना समय, तो 2 गुना समय दीर्घ स्वर के बोलने में लगता है।
ठीक है, आगे है प्लुत स्वर। अब 11 स्वर हमारे यहाँ पे पूर्ण हो गए थे कि 4 हर्ष स्वर हैं, 7 दीर्घ स्वर है, 11। अब प्लुत स्वर क्या है? प्लुत स्वर को बहुत ध्यान से समझिए कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे क्या है कि जिस स्वर का उच्चारण, अब इसको लिखते कैसे हैं? लिखते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण प्लुत स्वर के रूप में किया जाता है, उसके आगे यानी उसके बाद, उसके पीछे जो है क्या, गिनती का 3 अंक लिखा जाता है, अंक 3 लिखा जाता है। हिंदी में जैसे हम 3 लिखते हैं ना, उसी 3 को हम उसके पीछे लिखते हैं। ठीक है, जैसे ओम में जो है, ओ के पीछे हमने 3 लिखा हुआ, फिर मौ लिखा हुआ है ना, मौ हलंत कर रखा है। तो जो ओ है, हमें इसको 3 गुना समय तक बोलना है, जैसे ओम, है ना, ओम। यानी जितना हम हर्ष स्वर में बोलते हैं, उसका 3 गुना समय यहाँ पे इसको उच्चारण में लगाना है। जैसे भैया, या के बाद आ रहा है ना, तो भैया। इसी तरह से काका आ रहा है ना, कौ में आ के बाद आ रहा है ना, तो काका। इस तरह से इसका उच्चारण किया जाता है, ये होता है प्लुत स्वर। आगे बढ़ते हैं मात्रा। तो मात्रा क्या है? मात्रा जो है, हमारी हिंदी में मात्रा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये स्वर की जो है, बिना मात्रा के यानी स्वरों की सहायता से व्यंजन का महत्व ही नहीं है लिखित भाषा में। ठीक है, तो इसलिए इन मात्राओं का ज्ञान बहुत अच्छे से हमें होना चाहिए। तो मात्रा की जो परिभाषा है वो है कि स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो स्वरों के एक निश्चित चिन्ह हमने बना रखे हैं, उन चिन्हों को मात्रा कहते हैं। अब हर स्वर के चिन्ह कौन कौन से हैं, वो ये आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें अ की मात्रा नहीं होती। बाकी जितने भी हमारे 10 स्वर हैं, इनकी सबकी मात्रा आपके सामने प्रस्तुत है। अनुस्वार और अनुनासिक अयुग्म भाग को मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, जिसमें जो है अनुस्वार और अनुनासिक और विसर्ग, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जो है पूरा अच्छे से समझेंगे, जिसमें हम व्यंजन की परिभाषा, व्यंजनों के प्रकार और जो भी हमारे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।